अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक बरस बीत गया और अब नया साल दस्तक देने को तैयार है। इन बीते सालों में क्या कभी हमने या सरकार ने गौर व फिक्र किया है? क्या उन पुरानी सीढ़ियों से चढ़कर हमने अपनी गलती से सीखने की कोशिश की है, या सिर्फ आने वाले वक्त को साथ में लेकर हम उम्मीदें सजाए बैठे हैं? मगर जब तक हम अतीत की गहराइयों में गोता नहीं लगाते तब तक हमारी उम्मीदों को पंख नहीं मिलेंगे। इस वीडियो में हम आपके सामने अतीत के पन्नों को खोलकर इकोनॉमी का खाका पेश करने जा रहे हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो प्लीज़ कहीं मत जाइए, वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। सबसे पहले बात जीडीपी की करेंगे। 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद हमारे देश की जीडीपी 1,52,000 करोड़ रुपए थी, जो 2019 में कोरोना से पहले 1,46,000 करोड़ रुपए हो गई। और 2020 में कोरोना काल के बीच में हमारी जीडीपी गिरकर 1,35,000 करोड़ रुपए हो गई। और अब 2021 में जीडीपी 1,48,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अगर हम जीडीपी की तुलना 2014 से करेंगे तो 2021 में हमारी जीडीपी गिरी है। लेबर फोर्स, काम करने वालों की तादाद 2014 में 46 करोड़ 96 लाख थी, जो 2019 में कोरोना से पहले घटकर 40 करोड़ 40 लाख हो गई। 2020 में कोरोना के बीच में ये घटकर 37 करोड़ 20 लाख हो गई और अब 2021 में 39 करोड़ 40 लाख हो जाएगी। लेबर फोर्स की तुलना भी 2014 से अगर हम करें तो 2021 में एक कम हुआ है। इसका मतलब यह है कि सरकार रोजगार पैदा करने में नाकाम रही है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 2015 के पहले 6 महीने में PFCE का डेटा 37 लाख करोड़ का था, जो 2019 में 40 लाख करोड़ रुपए हुआ और 2020 में कोरोना काल के बीच में 33 लाख करोड़ हुआ। 2021 में अब 37 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, यानी हम आज भी 2015 की हालत पर खड़े हैं। इस दौर में हमारे देश में असमानता और गरीबी भी बढ़ी है। आज़ादी से पहले तक 1% अमीरों के पास में देश की दौलत का 20% हिस्सा हुआ करता था, मगर आज ये बढ़कर 10% अमीरों के पास में देश की दौलत का 57% हिस्सा हो गया है। अब यह सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस दौर में हमारी कमाई कम हो गई है, कर्ज बढ़ गया है? क्या इस दौर में बैंकों का NPA बढ़ गया है? क्या चुनाव का खर्चा बढ़ गया है? क्या हम IMF और वर्ल्ड बैंक के ऊपर ज्यादा निर्भर हो गए हैं? इन तमाम सवालों का बदकिस्मती से जवाब हाँ ही है, क्योंकि इस दौर में हमारी सरकार ने अपनी दौलत को डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर प्राइवेट हाथों में देना शुरू कर दिया। सरकार ने 2019 में 23 मुनाफा देने वाली सरकारी कंपनियों को डिसइन्वेस्टमेंट के लिए मंजूरी दे दी। उसकी मिसाल है कि एयर इंडिया, जिसको सरकार ने सिर्फ 18,000 करोड़ में टाटा ग्रुप को बेच दिया। सरकार के ठाट बाट और शाहाना रईसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री के सफर के लिए 2 हवाई जहाज को 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा में मंगाए गए। 2017 में खजाना खाली होने के बाद मोदी सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट का रास्ता अपनाया है। हालांकि 2014 से मोदी राज में कोई एक भी इंडस्ट्री नहीं लगाई गई। बैंकों के NPA की हालत ये हो गई है कि सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2014 में NPA 1,48,000 करोड़ रुपए था, जो कि बढ़कर अब 5.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच जाएगा। ब्लैक मनी पहले से कई ज्यादा हमारे सिस्टम में मौजूद है। हालांकि सरकार ने नोटबंदी ब्लैक मनी को सामने रखकर ही की। देश का खजाना खाली होने के बावजूद भी सरकार की शान और शौकत में कोई कमी नहीं आई है। उसने अपनी कमाई के लिए रास्ते ढूंढ लिए हैं। पेट्रोल और डीजल से सरकार ने इस दौर में 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स वसूले हैं। RBI के पास जो डिविडेंड रहता था, पहले की सरकार उसको इमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल किया करती थी, मगर मोदी सरकार ने RBI को भी लूटने का काम किया। 2019 से अब तक 3,30,000 करोड़ रुपए RBI से वसूल। आज हमारी सरकार की ये हालत हो गई है कि उसके पास एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के लिए पैसे नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पैसे नहीं है। इसीलिए सरकार ये चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर्स
इन तमाम सेक्टर्स में पैसे लगाए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे माइनिंग, रोड, पोर्ट, रेलवेज, एविएशन से सरकार 2025 तक 3,75,000 करोड़ रुपए कमाना चाहती है। उसके अलावा पावर सेक्टर, टेलीकॉम, वेयर हाउस, अर्बन रियल एस्टेट और स्टेडियम वगैरह से तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए कमाने का सरकार का लक्ष्य है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हमारी सत्ता की बागदौड़ प्राइवेट हाथों में होगी और हमारी सत्ता सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनियों की पीआर एजेंसी की तरह काम करेगी। इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।